नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे महाराष्ट्र में, जहां पर गठबंधन के पेंच अब निकल कर सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दोनों गठबंधनों में बड़ी हलचल मच गई है। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। महाविकास अघाड़ी में बैठकों के दौर के बीच कांग्रेस ने एक नया दांव भी खेल दिया है। कांग्रेस महाराष्ट्र की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेगी। साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने तो यह भी दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कांग्रेस का होगा। वहीं महायुति लाडली बहना योजना को लेकर दम भर रही है। सीटों को लेकर यहां भी पेंच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद महायुति के सामने कई चुनौतियां हैं। महायुति के नेताओं के बीच टीका टिप्पणियों का दौर भी चल रहा है, जिसे रोकने की कोशिश भी की जा रही है। इधर हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कौन कितने पानी में है और महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार ओपी तिवारी साहब जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिक, आप भी महाराष्ट्र से सीधा सरोकार रखते हो, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि तिवारी जी साथ में हैं आज, तो तिवारी जी पहले सीधा स्ट्रेट सवाल, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? जी, जो आपने अभी जिस बात से शुरुआत की है कि दोनों गठबंधनों में अंदरूनी कुछ न कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन और कहा जाए कि दिन में कई बार सामने आ रहे हैं। अभी आज भी अमित शाह जी मुंबई में थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो बातें कही कि 2024 में महायुति की सरकार और 2029 में शुद्ध भाजपा की सरकार, ये बात भी कहीं ना कहीं अब मुद्दा बनने लगी है। इस पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया आई है कि पिछले 40 वर्ष में तो कभी अकेले दल की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनी है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, अब तक हरियाणा में तो खैर शादी का था। कई और राज्यों में जो देखा गया है कि वहाँ सिंगल पार्टी से सरकार रही। महाराष्ट्र में पिछले 40 वर्षों से ऐसा अवसर ही नहीं आया कि एक पार्टी की सरकार बने। तो ये 2029 का जो एक बयान अमित शाह की तरफ से आया, ये इस पर प्रतिक्रिया दी है अजीत पवार ने, और इसको लेकर के अभी तो अजीत पवार का आया है। आप देखिएगा, हमको लगता है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से भी अमित शाह के इस बयान को पकड़ा जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। ये कह करके इस्तेमाल किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को तोड़ने और छोड़ने के लिए ही जानी जाती है। ये इशू जरूर बनेगा। और जहां तक बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महायुति में ये है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर लोगों का इंटरव्यू लेगी और तैयारियां भी करेगी। कांग्रेस को करना भी चाहिए। कांग्रेस लंबे समय तक महाराष्ट्र की सबसे स्ट्रांग पार्टी अगर कहा जाए तो वो कांग्रेस ही रही है, और वो उसकी जड़ें अभी खुल करके लोकसभा चुनाव में सामने आ गई कि कम सीटों पर लड़ करके भी उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना हाई रहा है। और उस आधार पर लोग भले ही महाविकास अघाड़ी में आज दावा कर रहे हों कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारे तो 80% सीटें हो गई, 90% सीटों पर समझौता हो गया, ये इतना आसान नहीं है। जब शिवसेना यूबीटी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री तो उद्धव जी ही होंगे, तो आप देखिए उनके दोनों बड़े सहयोगियों ने, और भी छोटे छोटे सहयोगी भी हैं, ये साफ कर दिया कि नहीं, चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाएगा। और उनको अपनी आवाज़ दबानी पड़ी है, उद्धव को बैठना पड़ा है। अगर ढंग से सीटों का बंटवारा होता है और जिस तरह की जड़ें महाराष्ट्र में कांग्रेस की और एनसीपी की रही हैं, अगर उतनी सीटें इन दोनों दलों को मिलती हैं तो कोई ताज्जुब नहीं कि महाविकास अघाड़ी में भी तीसरे नंबर पर ही उद्धव की पार्टी टिकट बंटवारे में भी आएगी और टिकट के बाद रिजल्ट में भी आएगी। तो ये दोनों दलों में सब कुछ बहुत अच्छा तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ये मजबूरी भी है कि साथ मिलकर ही लड़ना है।
वो इनको भी इन तीनों को साथ लेकर लड़ना है, अपने छोटे दलों को साथ लेकर के, और महाविकास अघाड़ी को भी वो किसी भी वो हालत में वो अलग होकर के लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, मिल करके ही लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जो महायुति है और महाविकास अघाड़ी, इनकी बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसी है महाराष्ट्र की राजनीति कुछ, वो अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और अब विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही नज़ारा देखने को मिलेगा। सतीश जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपका जो नया लुक है उसमें मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है, तो इसके पीछे कुछ खास वजह? मौजी हूं तो मनमौजी है, और हमें क्या लग रहा है कि आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है तो वहां भी सब पार्टियां मनमौजी ही चल रही हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जो युति, ये एक युति है और एक विकास अघाड़ी है, अघाड़ी वाले अगर अभी तक उद्धव ठाकरे को डिक्लेयर कर दिए होते तो उनका जो एडवांटेज लोकसभा में दिखा था वो दुगना हो जाता। लेकिन मनमौजी सारी पार्टियां, सबको अपना लगता है कि उसी का दम ज्यादा है ना। अभी भाई साहब कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे का सीट रहेगा, सीट बंटवारे में ऐसा होगा तो जो भी एडवांटेज बचा है वो उधर चला जाएगा यूती में। जहां तक यूती का सवाल है तो यूती एक पार्टी, ये गठबंधन विरोधाभास का है, ये कॉन्ट्राडिक्शन का गठबंधन है। उसमें कौन दिल से है, कौन दिमाग से है, क्या चुनाव के बाद रहेगा, क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता। अभी बड़ा मुश्किल है। यही बात एमबीए में भी है। तो ये हौच पौच है, लेकिन हाँ, दो तीन बातें जो सामने आई हैं हाल के दिनों में। अभी एक इम्तियाज जलील साहब का बड़ा भारी मार्च, ट्रेनें लदी हुई नजर आती है। ये भी बदलापुर के हम लोगों ने पोस्टर देखे। अभी देखे शिवाजी की मूर्ति गिर गई, छत्रपति महाराज की। अभी देख रही है ताबड़तोड़ रोज एक स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर लाई जा रही है। कोई उद्घाटन है, कोई क्या कहते हैं शिलान्यास है, चाहे कुछ है। लाडली योजना का आपने जिक्र ही किया। तो जो मेरे विचार से जो एकनाथ शिंदे वाला जो गठबंधन है, जितना हम कमजोर समझते थे, कम से कम हमें दिल्ली से बैठे हुए उतना कमजोर नजर नहीं आती है। और जितना मजबूत ये विकास अघाड़ी वाले नजर आ रहे थे मुझे पहले, लोकसभा से पहले, एक बात याद रखिए विपिन जी कि पूरे हिंदुस्तान के रिजल्ट में लोकसभा में एकमात्र महाराष्ट्र स्टेट था जिसके बारे में एक सर्वसम्मति थी कि वहां जो है युति जो है, भाजपा वाली जो युति है, वो बहुत बुरी तरह मार खाने जा रही है, और नतीजा भी यही निकला। मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर की तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र में एक फाइट देने का प्रयास युति जरूर करेगा। अभी मैंने सुना है कि अमित शाह जी ने जाके नागपुर में भी मीटिंग की है। नागपुर में बैठकों का दौर चल रहा है, नागपुर में। इसको थोड़ा जानबूझ के जोर जोर से बोल रहा हूं। ये जो मुंबई से उठ के नागपुर बैठकें हो रही हैं आरएसएस वाली जगह, इसका भी कोई ना कोई मायने है। तो इसलिए ये अभी भी मैं कहता हूं कि एडवांटेज विकास अघाड़ी को है, लेकिन जो सुपर एडवांटेज उद्धव ठाकरे के नाम से हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो थे नहीं INDIA अलायंस में। तो किस चीज के उम्मीदवार है वो? उन्हीं की पार्टी टूटी, उन्हीं की पार्टी के दो टुकड़े हुए। उनका जो आप राजनीतिक दुश्मन कह लीजिए, वो आज मुख्यमंत्री विराजमान हैं। फिर इधर देखिए कि एनसीपी टूटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महाराष्ट्र में, अगर कोई एक व्यक्ति सेंट्रल पॉइंट में होगा इस चुनाव में, तो उद्धव ठाकरे हैं, या फिर ये कहें उल्टे साइड से तो एकनाथ शिंदे है। जितना हम लोग कमजोर समझते उतना नजर नहीं आ रहे वो। तो इसलिए मैं अभी कहूंगा कि 60 अभी भी विकास अघाड़ी के साइड में, लेकिन अब 40 जो है मेरे विचार से युति आ चुकी है कि वो प्रयास कर रहे हैं, रफू कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कुछ। अब देखिए वो गौ माता वाली बात, तो ये सब प्रयास दिखते हैं कि ये प्रयास किया जाएगा कि एक फाइट बनाया जाए। तो ये तो मेरा पहला टेक है। जी ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं अब प्रयास में कितना दम रहता है।
मैं जाता हूँ मयूर परिक साहब के पास में, और बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ज़माने में मेरे मित्र भी रहे, पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं है, स्टार न्यूज़ में साथ में थे। तो मयूर भाई बहुत पुरानी बात, लेकिन बॉम्बे के नज़रिए से आपसे सवाल पूछता हूँ, महाराष्ट्र के नज़रिए से, और वो ये कि जैसा अभी सतीश जी ने कहा कि महायुति जो है कोशिश कर रही, उन्होंने तो 60-40 का रेशियो रखा। अब महायुति को हमने बड़े चुनाव में भी देखा, मतलब लोकसभा के चुनाव में भी देखा, कुछ गलतियां जो बाद में तो लीडर्स एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आए कि भाई हमने जो हाथ मिला लिया पवार साहब, अजीत पवार के साथ, वो गलत हुआ, भारी पड़ा, ये हुआ, सब कुछ है। तो देखिए ज़्यादा वक्त नहीं बीता है उस चुनाव को और ये अगला चुनाव है, तो क्या लोगों की मेमोरी से वो हटा होगा? उसका इस चुनाव में किस तरह का परिणाम आएगा? हमेशा हम ये कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और जब वही जनता राज्य के लिए वोट करती है तो अलग माइंडसेट होता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर महायुति का जहां तक सवाल है? विपिन जी, आपकी पत्रकारिता तो हम बहुत लंबे समय से देखते रहे, उसके प्रशंसक भी हैं, लेकिन यहाँ हमारे वरिष्ठ सतीश के सिंह जी भी मौजूद है। जी न्यूज के जमाने से उनकी रिपोर्टिंग हम दिल्ली से देखते आए हैं। तो जो आपका प्रश्न है, देखिए, जनमानस अपना एक मन बनाता है, उनकी एक सोच होती है, वो एक दिशा में चलते हैं। अब देखिए, इस चुनाव के नतीजे, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, वो बहुत सारी बातें कहती हैं। लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि महाराष्ट्र के चुनाव में हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मोड़ कहे जा सकते हैं। और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद सरकार ने फैसले लिए, लेकिन राजनीति में घुमाव नहीं आया। राजनीति में जब घुमाव आता है तो लोगों की सोच के ऊपर सीधा असर डालता है और वोटिंग पैटर्न में एक बदलाव दिखता है। जबकि आप योजनाएं देते हैं, आप लोगों को परक्यूजिट्स देते हैं, पर्क देते हैं, उससे कुछ 1% लोग राइट लेफ्ट होते हैं। कुल मिलाकर के अगर पूरी बात का आप अंडरलाइन करके मैं एक लाइन में बताऊं तो राजनीति घूम चुकी है, लोगों ने अपना मानस बना लिया। अब इस समय जो लोग नाराज हैं या जो फेंस पे बैठे, उन्हें अपनी तरफ करने का प्रयत्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और उसी के साथ जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। दो चीजें जो है वो बहुत ही खुलकर दिख रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर जा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जबकि अजीत पवार ने तो अपना कोट ही गुलाबी कर दी और वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में एकदम से दौरे पर। लेकिन बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस जो है वो कोई बड़ी यात्रा लेके निकले हों, ऐसा नहीं लगता। बीजेपी में अभी भी बंद कमरों की मीटिंग चल रही है। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे कहां पर हम विरोधकों की कमर तोड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्यूट जगह और प्लेसेस है जहां से वोट बैंक का एक चंक निकल गया तो सीट का परिणाम पलट जाए। एक बात साफ है, कम समय में आप जनमानस और लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अब आपके पास वो छोटे छोटे कदम है जिसका इस्तेमाल करके आप चुनाव के नतीजों में जितना ज्यादा बदलाव ला सकते हैं, वो करने की कोशिश जो है वो बीजेपी इस समय कर रही हो, ये मुझे यहां पर मुंबई से दिख रहा है। जी ठीक है विजय जी, अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले की हलचल यहाँ मची हुई है। अब आपका जो देखने का नज़रिया होता है, चूंकि अभी मयूर भाई से बात हो रही थी, वो यहीं से देख रहे हैं, आप इस चीज़ को दिल्ली से देख रहे हैं, लेकिन राजनीति वही, देश वही, लोग वही। महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, तो अब महायुति, महाविकास, अभी महायुति पे सवाल हो गया, लेकिन महाविकास अघाड़ी की बात कहूँ कि चाहे वो दावा आ गया कांग्रेस की तरफ से कि मुख्यमंत्री तो हमारा होगा या हम सारी सीटों पे उतारेंगे, उद्धव साहब भी फिर उसके ऊपर कुछ कह रहे हैं। अब जो पार्टी लग रही है कि ज़्यादा बेहतर परिस्थितियों में है, स्थितियों में है, इसी राज्यसभा के चुनाव में, जैसे अभी मैंने मयूर जी से कहा कि लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग मानसिकता रहती है, तो क्या जो एडवांटेज हमें पहले लोकसभा में वहाँ दिखाई दिया,
इन्हीं परिस्थितियों में अब वही एडवांटेज राज्य के चुनाव में दिखाई देगा या फिर एक अलग थॉट होगा वोटर का? जी विपिन भाई नमस्कार। मयूर जी वहां पर बैठे हुए मुंबई में, तो उनकी बात पर तो ज्यादा वजन होना ही चाहिए। वहां से देख रहे सीधे सीधे ग्राउंड जीरो से, तो हम ग्राउंड जीरो पर भरोसा करते हैं। लेकिन आपने जैसे कई बात बिल्कुल टेलीविजन के जीईसी स्टाइल में कहा कि लोग वही, चुनाव वही, महाराष्ट्र वही, लेकिन कहानी नहीं होती है ना। कई बार सीरियल्स हाँ में जी। कैरेक्टर्स वही होते हैं, लेकिन कहानियों में ट्विस्ट आ जाता है बहुत बार। राइट। और महाराष्ट्र का चुनाव तो इतना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ चुनावों में कौन पार्टी जीतेगी नहीं पता, लेकिन 6 चीफ मिनिस्टर अभी तय है। 3 महायुति की तरफ से तय है कि 3 लोग तैयार हैं जो बनना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ से। तो 6 चीफ मिनिस्टर के स्टेट वाले चुनाव तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे कि किस तरह से होना है, क्या होना है। अब कौन सी पार्टी का चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अभी यदि लोकसभा चुनावों को देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 सबसे बड़ी पार्टी है जिनका है। लेकिन यदि विधानसभा चुनावों में देखें तो वही दोनों पार्टियों के अलावा जो 4 हिस्से हैं 2 पार्टियों के, एनसीपी और शिवसेना की, उनकी जो उम्मीदवारी है, उनकी जो दावेदारी है, उनका जो वजन है वो ज्यादा है। सीट कितनी ज्यादा किसको मिलेगी, हो सकता है बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिले, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को ज्यादा मिले, वो अलग इशू है। लेकिन ये इलेक्शन यदि महाराष्ट्र में विधानसभा के नतीजे से देखें तो एक तरफ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे के चुनाव के तौर पर मैं देखता हूँ। क्या उद्धव ठाकरे जो लोकसभा चुनावों में नहीं कर पाए, वो अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता को, अपने शिव सैनिक को वहां पर साथ ला सकते हैं? क्योंकि यदि अब भी ये मौका एक तरह से आखिरी मौका है शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे साहब के पास, कि वो शिव सैनिकों के साथ इस बात का दावा कर सके कि असली हकदार, असली दावेदार, असली वारिसदार वही है। तो उनकी लड़ाई है। और शिंदे साहब को तो नौकरी बचानी है महायुति में, तो उनको सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी में ये तय हुआ है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो फिर शिंदे साहब ही बनेंगे? इस पर बहुत सारी बैठक हो रही है अभी, जैसे नागपुर का जिक्र भी किया गया, तो वो एक मुद्दा हो सकता है। क्या अजीत पवार साहब के सपनों को आप कभी पूरा नहीं होने देंगे? या शरद पवार साहब, जिन्हें हम लोग राजनीति का महागुरु मानते हैं, वो कोई और खेल खेलना चाहते हैं? कांग्रेस में क्या नाना पटोले नहीं तो पृथ्वीराज चौहान या कुछ और लोग हैं जिनके सपने अभी देखना बाकी रह गए हैं? तो ये सारे मुद्दे तो है ही। लेकिन एक चुनाव तो ये तय करेगा, भले ही लोकसभा में नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में तय होगा कि शिवसेना की असली पार्टी या शिवसेना के असली नायक, हीरो, लीडर कौन है? उद्धव ठाकरे है या एकनाथ शिंदे है? यदि उद्धव ठाकरे इस बार भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब शिंदे साहब की लड़ाई उद्धव ठाकरे से तो ज्यादा नहीं है, बीजेपी से ज्यादा चल रही है इस समय कि उनको कितनी ज्यादा सीटें मिल पाए। क्या वो इस सीटों की लड़ाई में जीत सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से? ये उनकी एक्सरसाइज वहां पर हो रही है। कांग्रेस की एक्सरसाइज भी यही हो रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर लें। लेकिन अंडरस्टैंडिंग मुझे जो लगता है महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे के साथ है कि यदि सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर वहां होंगे। महायुति में कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस साहब को आपने चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर 4 साल चला दिया, तो क्या अब भी उनको वहीं रखना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस साहब को दिल्ली भेजने का फैसला कर चुकी है? ऐसी बहुत सारी चीजें, उसके बाद जनता तय करेगी कि क्या उसका मानस है, क्या वो कैसे इस कहानी में। इसलिए मैंने कहा कि लोग वही है, चुनाव वही है, राज्य वही है, लेकिन कहानी नई हो सकती है, ट्विस्ट मिल सकता है। अब वो ट्विस्ट क्या होगा, इसको लोकसभा चुनावों की तरह से ही हम देखें, ऐसा मैं नहीं मानता। ये ब्रेक के बाद क्या होगा, मतलब इसको ब्रेक ही मान लें, अभी एक पॉलिटिकल ब्रेक चल रहा है। अब विधानसभा चुनावों के बाद, आप तो हमेशा बॉम्बे में रहते हैं तो नया ट्विस्ट देते हैं ब्रेक के बाद कहानी में। जी जी, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया कि कैसे इसको देखें और क्या कहानी को कैसे पढ़ें। तो संजय जी, ये जो कहानी है वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें इतने जोड़ घटाव हैं, इतने सारे पेच हैं। और ये बात हम तब भी बोलते थे कि जब लोकसभा का चुनाव था कि पूरे देश का प्रेडिक्शन एक तरफ राज्य का, लेकिन महाराष्ट्र के लिए समझ नहीं आ रहा। हालांकि अभी सतीश जी कह रहे, किसी ने कहा था कि क्लियर था यहाँ का कि इसमें एक मत था कि कौन इसमें यहाँ आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा, रहेगा। खैर, अभी जो आपका हिसाब किताब है, क्योंकि आप एक ट्रेंड दिखाते हैं हमें चुनाव से पहले कि किसका पलड़ा भारी और किसका
पड़ला हल्का, तो अभी क्या कह रहा है, महायुति या फिर अघाड़ी, किसका पड़ला भारी है? और उसके फिर कारणों में तो हम बातचीत कर ही रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर आप 6 पार्टियों को अलग अलग देखने की कोशिश करें, पार्टियां तो अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन सिर्फ अगर नजरिए से चुनाव को विश्लेषण करने के हिसाब से देखें तो इसमें निश्चित रूप से बीजेपी सबसे इस वक्त आगे दिखाई पड़ती है इंडिविजुअल पार्टी के रूप में। लेकिन अगर अलायंस के रूप में देखते हैं तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी निश्चित रूप से आगे है। सवाल यह है कि क्या ये आगे रहेगी, कितनी आगे रहेगी, और महाराष्ट्र जो युति है वो कितना पिछड़ेगी या कितना आगे निकल सकती है। बहुत कुछ निर्भर करता है हरियाणा के चुनाव के नतीजे कैसे होंगे। अगर हरियाणा के चुनाव में बीजेपी पिछड़ जाती है, हार जाती है, तो बीजेपी पर बहुत दबाव पड़ेगा उनके अपने साथियों का सीट बंटवारे को लेके। मुझे लगता है पहला पड़ाव है सीट का बंटवारा। दोनों पक्षों के बीच में सबसे पहला पड़ाव है सीटों का बंटवारा करना। तो उस पड़ाव को पहले कौन बिना मनमुटाव के पार कर पाता है। इसके बाद दूसरा पड़ाव होता है कि ठीक है, आपको 80 सीटें दी लड़ने के लिए, लेकिन वो 80 सीटें कौन सी होंगी। तो अभी समय बहुत है, बहुत का मतलब 2-3 महीने तो है महाराष्ट्र के चुनाव में, 2 महीने, तो अभी कई चीजें बदलेंगी। इस वक्त मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तस्वीर साफ है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने युति पर लीड बनाई हुई है। जी ठीक है। तिवारी जी, अभी जो जिक्र आ रहा था, आपने ही कहा कि उनका ताज़ा बयान देखा जाए, अमित शाह साहब आज यहाँ पर थे और उन्होंने 2029 की बात कर डाली कि तब शुद्ध भाजपा। क्या आपको लगता है कि उनके इस बयान से, जैसे आपने कहा अभी कि प्रतिक्रिया तो हाथों हाथ आ गई, मतलब देखिए अगर शाह जी कोई बयान दे रहे हैं तो सोच समझ के दे रहे हैं, उन्हें पता है कि इसके मायने क्या होंगे, इसको कौन कैसे लेगा, इसके पीछे संदेश क्या छुपा हुआ है? क्या अभी देखिए, अभी तो ये 24 वाला चुनाव है, क्या अभी से वो अपने पार्टनर्स को थोड़ा असमंजस में डाल देना चाहते हैं? और पार्टनर्स ही क्यों, फिर तो शायद वोटर्स को भी वो असमंजस हो जाएगा। तो कैसे समझे उनके इस बयान को? विपिन जी, आजकल कौन पार्टनर कितने घंटे आपके साथ रहता है आप कुछ नहीं कह सकते। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने महाराष्ट्र की जो राजनीति देखी है, यानी यही एक आध महीने बाद का ही दौर था जब चुनाव के परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले एक ही मंच पर मयूर भी रहे होंगे शायद, वहाँ वाई चौहान के सामने एक महिला मंडल का हॉल है, वहाँ उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत, आदित्य ठाकरे सब एक साथ बैठे हुए थे और बार बार पूछा गया वहाँ पर कि क्या शिवसेना की तरफ से भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की जा रही है। उस समय शिवसेना की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, बिल्कुल साइलेंट रहा गया। इतना बढ़िया माहौल था कि पूछिए नहीं। और एक दिन बाद जब रिजल्ट आया तो 2 बजे के बाद उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र का फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव जब हुए और रात में सारा खेल चलता रहा, सुबह पता चला कि एक नाथ शिंदे सूरत भाग गए। एक दिन दोपहर में आप भोजन करके बैठे होंगे और तब तक खबर आती है कि अजीत पवार के यहाँ से लोग जा रहे हैं शपथ लेने के लिए। कौन पार्टनर किसके साथ कितने घंटे रहेगा कुछ नहीं कह सकते। और ये आज की बात नहीं है, आज वो नेता है नहीं, कह नहीं सकता उसमें कि किस तरह प्रूव किया जाएगा। 1999 में मैंने प्रमोद महाजन से जिसे सवाल किया तो उस समय लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक ही साथ हो रहे थे महाराष्ट्र में, और उस समय पूरी जिम्मेदारी गोपीनाथ मुंडे पर डाल दी थी महाजन जी ने। तो एक बार कहीं मिल गए, मुझे बाहर कहीं मिल गए, अयोध्या में हमें टकरा गए। वो लोकसभा चुनाव हो गया था और विधानसभा भी हो गया था, यहाँ पे वो दूसरी जगह का प्रचार कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। उनके शब्द थे कि जिन 2 पार्टियों को मिलाकर के 145 की मैजिक फिगर मिल जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी। मुझे वो आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कांग्रेस एनसीपी और भाजपा मिल सकती? बोले मिल सकती है। शिवसेना, यानी उस समय भी शिवसेना और भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसको लेकर के प्रमोद महाजन पूरी तरह निश्चित नहीं थे। आज के डेट में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कौन सा छोटा फैक्शन किसके साथ चला जाएगा। अरे छोड़िए, मान लीजिए किसी एक पार्टी के 10 विधायक आए, उन 10 में से भी 5-6 अलग होकर के बोल सकते हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं।
कुछ भी किया, कुछ भी हो सकता है। रही बात है कि तैयारियों की, विधानसभा मतलब चुनाव, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव नहीं है। और अभी हमसे पहले जो पैनलिस्ट ने जो बात कही, यहाँ महाविकास आघाड़ी से सिर्फ 0.5% वोट के मामले में कम रही है महायुति। और वो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि जो मुद्दे संविधान बदलने के थे या आरक्षण खत्म करने के थे, वो मुद्दे केंद्र से संबंधित थे। वो यहाँ अभी वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं, उन मुद्दों पर बहुत कुछ बदल चुका है। दूसरा एक और बड़ा मुद्दा जो मराठा वर्सेस ओबीसी चल रहा है इस समय, अभी कल शिंदे समिति की रिपोर्ट स्वीकार की सरकार ने, उसका क्या रिएक्शन आएगा ओबीसीज पर, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसमें। ये पत्रकारों को छोड़ दीजिए, नेताओं को भी नहीं पता है कि क्या रिएक्शन इसका आएगा ओबीसी का। और ये मराठा और ओबीसी और धनगर समाज का ओवरऑल जो आरक्षण की बात चल रही है, ये अगले 2 महीने में क्या करवट लेगी, कुछ नहीं कह सकते इसको। इसका क्या असर होगा वोटिंग पैटर्न पर, यह भी कुछ नहीं कह सकते। महाराष्ट्र जैसी अनिश्चित स्थिति तो हमको लगता है कि शायद इस समय देश के किसी राज्य में नहीं है। जी नहीं, ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति देश के किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलती है, और ये अपने आप में बड़ी अनोखी पॉलिटिक्स भी यहाँ होती है। सतीश जी, पिछला चुनाव अगर याद करें तो जब विकास आघाड़ी आई और जिस तरीके से, वो भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की सरकार बनेगी कि कांग्रेस के साथ शिवसेना जाएगी। तो यहाँ पर आज जो अभी तिवारी साहब कह रहे थे कि 99 में भी उन्होंने इस तरह की बात सुनी कि भाई ये तो हो सकता है, तो होते हुए हमने देखा भी। उसमें बहुत बड़ा रोल माना जाता है शरद पवार साहब का। अब इस चुनाव में शरद पवार, जो कि हम उनके लिए राजनीति के चाणक्य और दिग्गज राजनेता और तमाम विशेषण उनके लिए यूज़ करते हैं कि भाई उनके जैसा कोई सोच नहीं पाता, इस चुनाव में उनका क्या रोल देख रहे हैं आप? देखिए, पहला तो मैं यही कहूंगा कि अब शरद पवार एक नहीं रहे। महाराष्ट्र में जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा कि अनिश्चित है, मैं कहता हूं बड़ा निश्चित है महाराष्ट्र। निश्चित ये है कि ये अनिश्चित है कि कौन किसके साथ जाएगा, ये एकदम निश्चित है। और पवार अब कई हो गए हैं, एक तो जूनियर ही पवार है। शरद पवार की भाई भाजपा से भी, भाजपा को वो समर्थन कर चुके हैं विधानसभा में, एक समय हुआ था ऐसा। तो कौन किस तरफ पलट जाएगा, कहां जुट जाएगा, कहां कोई तोड़ देगा, कहीं 2-2 गठबंधन से एक ही आदमी शपथ ले लेता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव के लिए जाना जाता रहा है, कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए, कोऑपरेटिव के लिए। वहां कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, हमको लगता है पावर पॉलिटिक्स की जो का कोई एक संविधान होगा तो सबसे ज्यादा उसकी पढ़ाई महाराष्ट्र के ने कर दी, वो दूसरे देश को ही राह दिखा देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब 6 पार्टियां हैं और लगभग 10% का फर्क होगा, सबकी का जो औकात है बराबर है, कौन किस तरफ जुट जाएगा कहना मुश्किल है। या तो कोई एक तरफा जीत ले, ये एक है बात, नहीं तो कहीं ढुलमुल की स्थिति बनी तो कोई ठिकाना नहीं है। कल को आप पता नहीं अचानक देखेंगे कि भाई शिंदे और ठाकरे मिल गए, उद्धव ठाकरे, फिर से ठाकरे साहब घर वापसी हो गए। ये सब मैं कयास में बोल रहा हूं, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता रहा है, इसलिए इस तरह की चीजों को हमें उसको नजर नहीं हटानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए उद्धव ठाकरे, ये चुनाव महाराष्ट्र का क्यों उद्धव ठाकरे, मैं तो यही कहता हूं कि उद्धव ठाकरे क्यों है, इसलिए है ये प्लस में हो, माइनस में हो, विरोध में हो, पक्ष में हो, है वो उद्धव ठाकरे सेंट्रिक। तो वो है इस बार का। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का जो बीजेपी से संबंध टूटा या बाद में बहुत तरह के संबंध तोड़ दिए गए, पार्टी ही टूट गई, तो उसका मुख्य कारण क्या था? चीफ मिनिस्टरशिप। तो भाई उद्धव ठाकरे की इन अराउंड ही तो सारी चीजें चलेगी। पवार साहब किस तरफ से बैटिंग करेंगे, कहां फील्डिंग करेंगे, कैच ड्रॉप कर देंगे, रन आउट हो जाएंगे, किसी और को कर देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्रिकेट में ये सारे 11 प्लेयर जो हैं, सब के सब शरद पवार ही हैं। जी
बढ़िया आपने ये विश्लेषण किया। 11 के 11 यहाँ पर शरद पवार ही हैं और अनिश्चित है पूरा मामला कि कौन किसके लिए क्या कर देगा। मयूर, इस पूरे चुनाव में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स फैक्टर क्या होगा, देखिए ये शरद पवार साहब भी हैं, उद्धव ठाकरे साहब के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब का कोई जोर नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक मैं कहूँगा ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया। तो फिर वो एक्स फैक्टर क्या होगा? हर कोई क्या कोशिश कर रहा होगा, या आप भी यही कहेंगे कि नहीं बस सब अपनी अपनी कोशिश करेंगे और बाद में जब नतीजे आएंगे तब सही में कोशिशें शुरू होंगी कि किसके साथ किसको जाना है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में हम ये बात पकड़े कि नैरेटिव क्या सेट हुआ है नेताओं के, अब तक हमेशा हम बात कर रहे थे कि जनता के लिए क्या नैरेटिव सेट, उस नैरेटिव के आधार पे वोटिंग होगी, उस नैरेटिव के आधार पे सोच होगी, उस नैरेटिव के आधार पे राजनीति। लेकिन हमें महाराष्ट्र के विषय में विश्लेषण करते समय यह भी देखना चाहिए कि नेताओं के लिए क्या नैरेटिव सेट हुआ, कि भाई नेता बनने की व्याख्या महाराष्ट्र में क्या है। तो नेता बनने की व्याख्या महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि जो आदमी जीत सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी ताकत पर बनाए रख सके, खुद का वजूद बनाए रखे और अपने नेता के साथ नहीं बल्कि अपने हितों के साथ में आगे बढ़े, ये नैरेटिव सेट हुआ है महाराष्ट्र में नेताओं के लिए। या फिर नेताओं का इस समय जो पासिंग क्वालिफिकेशन है, वो पासिंग क्वालिफिकेशन इस समय यही है। महाराष्ट्र में हर नेता आप देखिएगा, अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन यहां से वहां, वहां से यहां उड़ी मारते हुए आपको इतने सारे नेता दिखेंगे कि खुद जो पार्टी के आला कमान है वो चकरा जाएंगे कि ये आखिर हो क्या रहा। बिहार में एक कहावत है, आया राम गया राम, जो पूरे देश में ये कहावत अब कही जाती है, आया राम गया राम, क्योंकि एक ही दिनों में उसने कई सारी पार्टी हरियाणा का बदली। हरियाणा, माफ कीजिए, दुरुस्त कर दिया। तो महाराष्ट्र में हमें आया राम गया राम नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कई सारे आएंगे और कई सारे जाएंगे। झुंड में आएंगे, झुंड में जाएंगे, और कौन सा नेता कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, ये वो नेता एक न्यूक्लियर फैसला करेगा। और वो फैसला करने के पीछे उसका गणित सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी होगा, और पार्टियां भी विनेबिलिटी को ही सबसे बड़ा अंक मानेगी, क्योंकि जो नंबर गेम में आगे होगा उसके उतने स्टेक ज्यादा होंगे। तो कोई एक्स फैक्टर वाई फैक्टर नहीं दिखता, सभियों को सभी चाल चल देनी है, तुक्के भी सारे के सारे लड़ा देने हैं। कौन सा तुक्का काम कर जाए, कौन सी स्कीम काम कर जाए, और कौन सा नेता किस इलाके में चल जाए, कौन सा मुद्दा जो है ओपी जी ने यहाँ पर बताया था, ओबीसी वाला मामला, बीजेपी को बहुत अधिक कमजोर आंकना, ये सबसे बड़ी गलती। देखिए, मुझे शरद पवार जी के बारे में इतना तो पक्का पता है कि शरद पवार जी जो हैं वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी जो है वो बनाकर आगे बढ़ने का उनका कोई लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य इतना है कि मेरी इतनी सीटें आनी चाहिए कि चाहे सरकार किसकी भी बने, बिना मेरी सहायता के कोई भी सरकार। वेरी क्लियर, उनका केआरए की रिजल्ट एरिया, उनका नैरेटिव जो है वो इसी डेफिनेशन के आसपास घूम रहा है, और इसीलिए अपने अपने एजेंडा, अपने अपने टारगेट्स, और इसी पर राजनीति आगे चल रही है। ठीक है विजय भाई, ये बताएं कि जैसे मयूर कह रहे हैं कि बीजेपी को कम आंकना नहीं चाहिए, आप उन्हें मतलब आउट करके ना चले। अब जो लोकसभा चुनाव में हुआ वहाँ जो गलतियाँ हुई, और बड़ी ऑब्वियस टाइप की गलतियाँ हुई जो खुद स्वीकार करते हुए नेता लोग नज़र आए, तो क्या इस बार अब अमित शाह साहब यहाँ हैं, नागपुर में बैठकें हो रही हैं या अलग अलग जाके वो सबसे मिल रहे हैं,
कौन सी वो चीजें हैं जिसको वो करेक्ट करना चाह रहे होंगे? क्या जो थोड़ी देर पहले मैंने बयान का जिक्र किया उसको उससे जोड़ के देखूं? अब वो अजीत पवार साहब वाली जो चीज़ है, जो हाथ मिलाया, जो लोगों को बहुत पसंद नहीं आई, वो ये जान भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, लेकिन एकदम उसका क्या कर ले? तो क्या चल रहा होगा बीजेपी के अंदर? किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे? अगर इस पे आप कुछ बात हमें बता पाएं। नहीं विपिन भाई, बीजेपी को कम आंकने वाली बात मैं तो नहीं समझता कि कोई भी सोच रहा होगा। बीजेपी को कम आंकने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती, भले ही वो खुद ही परफॉर्म ठीक से ना करे, उसके बाद भी हम लोग उनको कम नहीं आंकते, समझे? तो और जब अमित शाह जिसको पूरा देख रहे हो चुनाव को, तो उसकी वो अमित शाह का चुनाव को ऐसा होता है जैसे यश जौहर की फिल्म हो या यशराज चोपड़ा की फिल्म हो या आज की तारीख में हमारे जो करण जौहर साहब है, कि उनका नाम ही काफी है, तो फिल्म थोड़ी तो चली जाती है, 4 हफ्ते तो चली जाती है ना। तो इसलिए बीजेपी को कम आंकने की बात नहीं है। अभी तिवारी साहब ने प्रमोद जी का जिक्र किया था, तो मुझे याद आई बात कि प्रमोद जी से यही सवाल मैं पूछ रहा था। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये जो कहते हैं कि विचारधारा, तो बोले किसी भी पार्टी की विचारधारा अलग नहीं है देश में। सब पार्टियां, देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी देश का ही तो विकास करना चाहती है, राज्य का विकास करना चाहती है। तब बताइए इसमें क्या फर्क है, कोई भी किधर आ जाए। और इसलिए महाराष्ट्र में मुझे कोई अनिश्चितता कहीं पर नहीं दिखती है इस चुनाव में। पूरे में निश्चित है, सब लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। जिसके साथ सरकार बने उसके साथ जाने को तैयार हो सकते हैं। उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी विचारधारा की परेशानी मुझे नहीं लग रही। और फिर से वहीं पर मैं आता हूँ कि पहले जो हमारे सीरियल चला करते थे प्लेटफॉर्म पे, जीईसी पर, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, उसमें क्या था कि विलेन रोल, जो लीडर है या एक चरित्र अभिनेता है, उनके रोल फिक्स होते थे, आप उनकी पहचान कर सकते। लेकिन अब जमाना आ गया ओटीटी का। ओटीटी में जो है कैरेक्टर आर्टिस्ट ही विलेन भी हो सकता है। वो कब ट्विस्ट लेगा ये आपको पता नहीं होता। मुझे लगता है जो ओटीटी की सीरीज लोग आजकल बना रहे हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करके वो अपने एपिसोड्स बना रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा रियल लगते हैं, समझे? तो वो जो रियल कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इस ओटीटी सीरीज जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, इसमें कौन कब विलन होगा, कब इंपॉर्टेंट है। इसमें कैरेक्टर जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आज विलन है, कल कैरेक्टर आर्टिस्ट है, परसों हीरो है या हीरोइन, ऐसा नहीं है। कब उसको किस भूमिका में रहना है ये उसे तय करना होता है, क्योंकि फाइनली सीरीज को हिट करना है, फाइनली सरकार बनाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अनिश्चितता मुझे महाराष्ट्र में कोई नहीं लग रही। सब राजनीतिक दल बहुत ईमानदारी से, बहुत गंभीरता से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी सरकार बने उस सरकार में वो रहे, जो भी सरकार बने उसमें रहे, इसकी एक्सरसाइज वहां पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस बार उसका थोड़ा सा और बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में कहीं ना पहुंचे, इसकी एक्सरसाइज वहां पर कर रहे हैं। अभी वोट जिहाद की बात हुई है लोकसभा चुनावों को लेकर। अभी फडणवीस साहब ने 14 सीटों की बात की, तो 14 सीटों का मतलब होता है 1/3 सीटें। और फिर अभी सतीश भाई वो औरंगाबाद से मुंबई की यात्रा का भी जिक्र कर रहे थे। फिर अभी मैंने देखा कि धारावी में भी आप कुछ बुलडोजर चलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है कि कब कहां पर क्या हो। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन ये तय है कि सभी पार्टियां सरकार बनाने के लिए बहुत गंभीर है और उनका केवल एक ही लक्ष्य कि सरकार में रहे। अब आप फिर बाद में पहचानते रहना कि कौन किसके साथ है, नहीं है, लेकिन किसी के मन में कोई बेईमानी नहीं है सरकार में रहने को लेकर और सरकार बनाने को लेकर। ठीक है, आपने वोट जिहाद का जिक्र किया तो मैं संजय जी के पास जाता हूं। संजय जी, ये टर्म कॉइन कर रहे हैं फडणवीस साहब और कह रहे हैं 48 में से 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने हिंदू उम्मीदवारों को हराया। अब इस वोट जिहाद को कैसे समझें? क्या ये सच में ऐसा कोई फैक्टर प्ले किया, और अगर है तो उसकी क्या कार्ड ढूंढ के लेके आ रहे हैं, और क्यों उन्होंने ये इस समय कॉइन उछाल दिया? कई सवाल पूछ दिए आपने विपिन। मुझे लगता है कि आपने पूछा कि क्या ऐसा संभव है। ऐसा होता है, पार्टियां स्ट्रैटेजाइज करती हैं, स्ट्रैटेजी बनाती हैं और जिस समुदाय का वोट उन्हें मिलने की गुंजाइश होती है उसको मोबिलाइज करती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तमाम पिछले 10 सालों में बीजेपी ने मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके वोट को मोबिलाइज करने की पूरी कोशिश की। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें जहां पर माइनॉरिटीज का वोट कुछ कंस्टिट्यूंसी में कंसंट्रेटेड होता है,
वहां पे कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें लगता है कि माइनॉरिटीज उनके पक्ष में दिखाई पड़ती हैं या वो माइनॉरिटीज के मुद्दों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, तो उनके वोट को वो मोबिलाइज करते हैं। अब सवाल है क्या ये 14 सीटें हैं या 12 सीटें हैं या 8 सीटें हैं, वो एक अलग बात है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के वोटरों की तादाद है और इसकी संभावना है कि कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी रही होगी जहां पर मुस्लिम समुदाय के वोटरों का वोट जो है बड़ी तादाद में मोबिलाइज होकर के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के वोट के कैंडिडेट को मिला होगा। तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। मुझे लग रहा है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम हिंदू समुदाय के वोटरों को मैसेज दें कि देखो हुआ क्या लोकसभा में, और अगर आप यूनाइटेड नहीं होगे तो विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी और उनके जो सहयोगी हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ऐसे ये सारी मोबिलाइजेशन की स्ट्रैटेजी है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो जिन माइनॉरिटीज के वोट को मोबिलाइज करने का उनका अलग तरीका है, और बीजेपी मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को मोबिलाइज करने की एक तरह से पहल कर रही है और वो कोशिश कर रही है। जी चलिए, छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो थोड़ा मुद्दों की बात करेंगे कि चुनाव आखिर है क्यों। चुनाव तो जनता के लिए ना, और जनता के लिए अपने मुद्दे। अभी तक हमने बात की सिर्फ नेताओं की। जनता के मन में क्या है, वो क्या चाहती है। चाहे उद्धव साहब आए तो उनके लिए क्या करें, या उनके लिए उद्धव साहब का आना ही बस चुनाव का मतलब है, या कुछ ज़मीनी चीज़ें भी हैं, बिजली, नल, सड़क, पानी, तमाम चीज़ें। महाराष्ट्र कोई उनसे ऊपर का राज्य नहीं है, तो क्या वो मुद्दे होंगे। क्या काम करेगा, क्या सोच के एक वोटर वोट करेगा यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, उस पर थोड़ी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है आवाज अड्डा में आज महाराष्ट्र की राजनीति की, कि जल्द ही यहां पर भी अब चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले पार्टियों के बीच गठजोड़, तोड़ मरोड़, व्हाटएवर यू कैन से, जो भी है जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। और यहां महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, और उनके अंदर भी काफ़ी कुछ है। लेकिन इन सबके ऊपर है, या इन सबके साथ है एक जनता जिसको इस चुनाव में वोट करना है। उसके मन में क्या है, उसका मानस क्या है, वो क्या चाहती है। तो तिवारी साहब, अब क्योंकि अभी हमने बात की और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ हैं, चाहे पवार साहब हों, चाहे उद्धव साहब हों, लीगेसी है और तमाम चीज़ें, प्राइड भी है, बड़े मुद्दे यहाँ, मतलब बड़े अहम किरदार यहाँ पर हैं। लेकिन जो जनता है उसके मन में इस समय क्या है? क्या वो इन्हीं सब चीज़ों को देखेगी कि कौन उद्धव साहब हैं, उनके साथ बाला साहब की लीगेसी है और पहले ऐसा गलत हो गया, और इधर दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो बात करेगी कि भाई आपका जो एक हिंदुत्व है और तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई दूसरी, और एक अलग प्राइड की बात करेगी। जो डे टू डे वाली चीज़ें हैं, चाहे वो सड़क, पानी, बिजली, रोजगार एक्सेट्रा, उनका भी कहीं कोई मतलब होगा। क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव के अंदर? विपिन जी, क्या हमसे कई वरिष्ठ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है ऐसा कि सड़क, पानी, बिजली भी चुनाव पर असर डालता है? मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैं रहने वाला हूं अयोध्या का, और अयोध्या में भी खास तौर से उस मिल्कीपुर क्षेत्र का जिसने पूरा देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और उसी अयोध्या से ठीक 27-28 किलोमीटर दूर जिस पे मिल्कीपुर पड़ता है, कस्बा बाजार, उसको 4 लेन रोड बना हुआ है। पहले हम जिस रास्ते से चल करके 1 घंटे में अयोध्या या फैजाबाद पहुंचते थे, उस रास्ते से अभी हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। और उसी मिल्कीपुर ने भाजपा को धूल चटा दी, हरा दिया। तो ये महाराष्ट्र में भी आप बताइए, इतना बड़ा अटल सेतु बना कि नहीं बना, और कितने कम समय में बना। आप समृद्धि महामार्ग, दोनों राजधानियों को जोड़ने वाला, लोकसभा चुनाव से पहले 80-90% तो पूरा ही हो चुका था ना। गडकरी जी का काम, गडकरी जी बीच बीच में अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं फंसा दिया करते हैं अपने वक्तव्यों से, वो अलग बात है, लेकिन गडकरी जी का काम तो पूरे देश में दिखाई देता है ना। तो ये सड़क, पानी, बिजली, ये बिजली को ही ले लीजिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश में भी जहां
4 घंटे बिजली आती थी, 6 घंटे आती थी, आज 6 घंटे जाती है। अगर लोग इस चीज को ध्यान में रख करके वोटिंग करते होते तो हमको लगता है कि देश कब का बदल गया होता। आज भी, अब दूसरा मुद्दा आइए, लीगेसी की बात करिए। अगर लोगों ने लीगेसी को ध्यान में रख करके किया होता तो शिंदे को तो एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए थी। शिंदे का जो विनिंग परसेंटेज है वो तो उद्धव से ज्यादा ही है ना। इसका मतलब है कि, और उद्धव मुंबई में जो सीटें जीते हैं उसमें निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस का वो जो 14 सीटों की बात कर रहे हैं कि 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है, उसमें वो सीटें कुछ सीटें मुंबई की भी शामिल हैं जहां एक तरफा शिवसेना के पक्ष में गया है एक विशेष समुदाय का वोट, और वहीं जो मराठी वोट थे वो शिंदे के साथ रहे हैं। और ये तो विधानसभा का चुनाव है, वो तो लोकसभा का था, वहां प्रधानमंत्री कोई महाराष्ट्र का आदमी बनने ही वाला नहीं था, वो दूसरी चीज थी। यहां जब विधानसभा का चुनाव होता है या कारपोरेशन का चुनाव होता है तो महाराष्ट्र ही नहीं, किसी भी राज्य में मतदाता ये देखता है कि हम किसके पास आसानी से पहुंच सकते हैं, किससे अपना काम कह सकते हैं, और ऐसी स्थिति में एडवांटेज रहता है उस कैंडिडेट के लिए जो दो टर्म या 3 टर्म का विधायक रहा है और एक्टिव भी रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है उसकी, लेकिन उसके एहसान भी बहुत से लोगों पर हो चुके होते हैं। और उस स्थिति में देखा जाए तो आज 55 में से जो सीटें 56 जीत के आए थे पिछली बार 2019 में, उसमें से 40-41 लोग उद्धव के साथ में हैं, 15-16 लोग ये शिंदे के साथ में, 40-41 और 15-16 लोग उद्धव के साथ में हैं। उनको नए कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे। अभी इस चुनाव में देखने के लिए यही स्थिति अजीत पवार के साथ में है। देवेंद्र फडणवीस के साथ करीब 115 के विधायक हैं। तो ये जो मुद्दा है कि हम वोट किसको देगा, वो किस चीज पर वोट देगा, ये कोई लेगेसी भी महत्व तो नहीं रखती है। और विधानसभा चुनाव में और विकास का जहां तक सवाल है, लोग व्यक्तिगत हित देखते हैं। जैसे नेता आजकल व्यक्तिगत हित देखने लग गए हैं, वैसे ही आम जनता भी व्यक्तिगत हित देख करके चलती है। कोई राज्य का हित या देश का हित देख करके और वोट डालने नहीं उतरता है कि हाँ इन्होंने सड़क बनवा दी, पुल बनवा दिया, या बहुत बिजली आ रही है तो हम इनको वोट दे दें। कहीं कहीं जाति असर करती है, कहीं व्यक्तिगत काम हित करते हैं के अपने हित असर करते हैं, इसके अलावा कुछ असर नहीं करता विपिन जी। ठीक है, ये एक विश्लेषण है जो महत्वपूर्ण है। सतीश जी, क्या आप इससे एग्री करेंगे? और दूसरा, जैसे लाडली बहना योजना की काफ़ी बातें हो रही हैं, मध्य प्रदेश का यह मॉडल शिवराज सिंह वाला, और उसको यहाँ मतलब बिल्कुल इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे यहीं का प्रॉपर मॉडल है, और कई जगहों पे उसने काम भी किया है। तो क्या ऐसी ही चीज़ें काम करेंगी? देखिए, बिजली, सड़क, पानी, व्यक्तिगत हित का जो मदद, जैसे मुफ्त राशन आदि आदि, क्यों मुफ्त राशन या लाडली योजना क्यों दी जाती है? रेवड़ी जिसको आप कहते हैं, क्यों दी जाती है? कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि का, या जो बड़े बड़े विकास होते हैं, सेतु, समृद्धि मार्ग, वो हमसे अगर संबंधित नहीं है तो हमको क्या मिलेगा भाई? लाडली, लाडला, मुफ्त राशन। तो काम कैसे नहीं करता है? अगर वो ना मिले तो बहुत ज्यादा काम करता है, और ये काम करता है, ये हमने चुनावों में, लोकसभा चुनाव में देखा है कि कहीं न कहीं किसानी, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, संविधान, नौकरी आदि का मुद्दा उसमें रहता है। इन्हीं चीजों को काटने के लिए आज राजनीति में ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स हुई, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि व्यक्तिगत हित। सारी चीजों का विकास पूरा कर लीजिए ना भाई, और हमारे घर में तो कुछ नहीं, हम तो अपना ही चूल्हा चौका देखेंगे, आमदनी। तो ये है मुद्दा, कैसे नहीं है? दूसरी बात है मुद्दा, और एक आध 2-3 सरकार तो इस देश में उसी से चल रही है, इस रेवड़ी वाली ही कैसे नहीं काम करती है? पॉजिटिव काम करती है या नेगेटिव काम करती है? नेगेटिव को काटने के लिए आप पॉजिटिव क्या करते हैं, और पॉजिटिव के खिलाफ आप बना के माहौल क्या करते हैं, इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में एक मुद्दा जरूर काम करेगा जो मुझे समझ में आता है, वो जो पिछली सरकार में एक पार्टी के 1x4 बन गए, 2x4 बन गए, उसका भी एक असर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
और वैसे तो सबने एक अपने अपने तरीके से कहा ही कि महाराष्ट्र में के फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। के फैक्टर, एक्स फैक्टर वही है, के फैक्टर, कुर्सी फैक्टर। तो देखिए जो जीत के जितना ले आया, कौन किधर जुट गया और कौन मुद्दा बना दिया, वही है। तो अभी तो इतना ही कहा जा सकता है। एकदम कहे कि एकदम किसी के पक्ष में लहर है, मैं नहीं कह पाऊंगा, और किसी के खिलाफ बिल्कुल लहर है, ये भी नहीं कह पाऊंगा। विजय भाई, अगले 2-3 महीने जब तक मतलब चुनाव की तारीख आए और चुनाव हो, क्या देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर? कैसी राजनीतिक सरगर्मियां, सुर्खियां हम देखेंगे? विपिन भाई, एक तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत टाइम बचा है, 2-3 महीने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि 25 नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है। तो मुझे लगता है उससे पहले 15-20 तक सब कुछ हो जाए, उसको तो अलग तरीके से। लेकिन सब विद्वान जो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सब चीजों का एक अलग तरीके का नजरिया है। एक तो यह है कि सड़क, बिजली, पानी, ये जो है इशू बनते हैं, लेकिन इनका अभाव जो है, इनके एब्सेंस जो है ना, वो इशू बनती है। आपके मोहल्ले में सड़क नहीं हो, आपके शहर में बिजली नहीं आती हो, 20 घंटे नहीं आती हो, 15 घंटे नहीं आती हो, तो वो इशू बनता है, वो नाराजगी होती है। लेकिन जैसे ही बिजली आने लगती है तो हम भूल जाते हैं। पानी नहीं आएगा तो हमारे पास इशू है। सड़क नहीं बनेगी, सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हैं, तो हम रोज दिखाते रहते हैं। लेकिन जितनी सड़कें अच्छी बनी होती है तो हम उनको याद नहीं करते। जो विकास है उसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक पद्धति है यहाँ पर, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, अद्वैत की और द्वैत की, यानी साकार और निराकार। तो विकास जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति का निराकार स्वरूप है। वो है तो सही, लेकिन वो हमें है ना दर्शन का लाभ नहीं देता, दर्शन का आनंद नहीं देता। जो सेतु बना दिया, बड़ी सड़कें बना दी, बहुत अच्छी लाइट कर दी, वो मुझे महसूस नहीं होती। मुझे महसूस होता राम मंदिर में दर्शन करने का, जब आप मेरी जेब में 2000 रुपए डालते हैं लाडली बहना योजना में, मुझे राशन देते हैं, मेरा कोई और काम बड़ा करवाते हैं, तो ये जो है वो डायरेक्ट जब पॉकेट में जाता है। जिसके लिए हमने डीबीटी को एक नई स्कीम के तौर पर चालू किया, उसे आप अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो जब मेरी जेब में सीधा जो जाता है, जो मुझे सीधा असर डालता है, वो साकार स्वरूप है हमारे चुनावी लाभ का। और इसलिए पार्टियां मोटे तौर पर वो निराकार रूप से ज्यादा इलेक्शन के समय खास तौर से फोकस करती। अब तो चुनाव का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी हम भूल जाते। अभी आप देख लीजिए ना, महतारी योजना थी छत्तीसगढ़ में, उसने पूरे चुनाव नतीजे को बदल दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, यदि याद हो आपको। और भूपेश बघेल साहब ने अभी भूपेंद्र हुड्डा साहब को कहा है कि भाई इसी योजना को आप हरियाणा में लाइए। तो इसलिए आजकल कांग्रेस वहां पर फॉर्म भरवा रही है 100 गज की प्लॉट के लिए। तो मुझे 100 गज का प्लॉट मुझे मिलता है, तो मुझे लगता है ये मेरा फायदा हो रहा है, ये सब काम मुझे करें। अब विपिन भट्ट साहब हो और एंकर तो बहुत अच्छे शो सब लोग कर रहे हो, लेकिन विपिन भट्ट साहब मुझे बुला रहे होंगे तो मैं विपिन भट्ट साहब को ही वोट दूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जो आपको निजी हित साधता हो, जिससे आपकी जाति की राजनीति भी इसीलिए चलती है, क्योंकि जाति का जो नेता है वो आपसे सीधा कांटेक्ट में रहता है। आपको लगता है भाई इनके पास पहुंचेंगे तो मेरी बात तो सुनी जाएगी, ये मेरा फायदा करेंगे, कम से कम वहां पर होगा। तो वो जाति की राजनीति जाति से नहीं, उसका सीधा फायदा हो रहा है। जाति को फायदा पहुंचाने की बजाय मुझे सीधा फायदा हो रहा है कि मेरा कोई काम है, तो वो जो नेताजी हैं वो कर देंगे। तो डीबीटी जो है, जिसे आप फ्री बीज कहें, जिसे रेवड़ी कहें, और फिर आप जैसे विद्वान लोग उसको फाइनेंशियल उस तरह रेगुलेशन पर नाराज होने लगे। लेकिन जब रेवड़ी खाने को मिले, सर्दी ठीक सी हो रही हो, 4 रेवड़ी मिल जाए तो आनंद ही आता है। और याद रखते हैं भाई विपिन जी ने रेवड़ी खिलाई जी। तो क्विकली, क्योंकि अब समय कम बच गया, मयूर, क्या यही जो अभी विजय जी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, सतीश जी ने भी बोला, यही सब होने वाला है इस चुनाव में भी? इससे अलग कुछ और है नहीं महाराष्ट्र के अंदर भी? वही लोग सीधा अपना हित देखेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ का केआरए बिल्कुल सेट हो चुका है कि रिजल्ट एरिया, अपना काम बनता, बाकी दूर जाए जनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपनी रोटियां सेकनी है। पार्टी प्रमुख जो है उसके की रिजल्ट एरिया अलग है, पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके की रिजल्ट एरिया अलग है, कार्यकर्ता के अपने की रिजल्ट एरिया अलग है। यहाँ पे जो लॉयल्टी की बात पिछले चुनाव में जितनी चली थी लोकसभा के समय, विधानसभा में वो उतना पुराना हो गया। ये फैक्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्काउंट करना होगा। लाडली बहन योजना का असर होगा,
ये बात निश्चित है, क्योंकि अब तक 3 हफ्ते निकल चुके हैं और अभी भी कई सारी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भर रही हैं। और अगर ये योजना प्रभावी रूप से आगे भी चलती रही तो महाराष्ट्र में जो महिलाएं बहुत नीचे तबके तक दबी हुई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की हालत खस्ता है, उनके लिए वाकई में ये एक बहुत बड़ा आधार है। देखिए, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की सेना, ये सब सिटी में अपने आप को मैनेज कर पा रहे, सिटी में ये अपने नंबर्स बना पा रहे। इनकी समस्या जो है वो हो रही है ग्रामीण इलाकों, दूर सुदूर इलाकों, और इन जगहों पे रेवड़ियां परफेक्ट काम करती है। और इसीलिए सरकार का जोर जो है वो धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर। अभी देखिए, गौ माता को महाराष्ट्र में राज्य माता का दर्जा दे दिया गया, उसका जीआर निकाला गया 2 दिन पहले। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जी, रेवड़ियां। तो मयूर भाई, क्योंकि समय समाप्त हो गया इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। हालांकि महाराष्ट्र पर अब लगातार हम कार्यक्रम तो होते ही रहेंगे, डेट्स आने का इंतजार है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति। आज तो हमने सिर्फ एक पहला पन्ना या दूसरा पन्ना पलटा है। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे पन्ने और पलटते जाएंगे और उसमें से और रंग और शब्द निकलेंगे। तो आप सभी मेहमानों का आज के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आगे महाराष्ट्र की राजनीति पर आप ही लोगों से चर्चा आगे और करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।